लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, जबकि प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे समथिंग अबाउट अपर एंड डेप्थ। थोड़ा मैं इसको यूज करना चाहूंगा। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स के बारे में देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब्स, रेक्टेंगुलर स्लैब्स, स्लैब हो गया। अगर बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्लैब को कंबाइन कर देंगे तो उसके बारे में कुछ चीजें देखना है। पॉइंट नंबर 1, सोचो कि हम थोड़ा फिगर को बढ़िया से बनाना चाहेंगे ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ उसको। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्लैब है, ठीक है, और चलो मानते हैं कि ये स्लैब का कुछ, ठीक है, ये एक स्लैब है। चलो मानते हैं कि ये कोई एक दूसरा स्लैब है जो इसके साथ अटैच्ड है, ऐसे, ठीक है। तो मान लो कि थिकनेस कुछ दूसरा है, ऐसा करके रखा है। दिस इज अनदर स्लैब एंड सपोज दिस स्लैब हैज सम कलर। इसको आप समझने के लिए आसान रहेगा कि अगर हम ऐसे करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये रेक्टेंगुलर स्लैब से दे आर ऑल इन कांटेक्ट, तो सोचो कि कोई लाइट रे इसके अंदर से आ रहा है, कोई लाइट रे इसके अंदर से आ रहा है, ऐसा कोई लाइट रे आया ऐसे, ठीक है। आने के बाद क्या हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। ये दोनों पॉइंट में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर ऐसे गया, ठीक है, फिर इसके अंदर ऐसे गया, फिर यहां से कैसे निकल जाएगा बाहर, इट विल बी कमिंग आउट लाइक दिस, ठीक है। अभी थोड़ा ये फिगर को ध्यान से देखिए और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें नोटिस कर लेंगे। ओके, अब मैं देखता हूं कि हाउ आर द नॉर्मल्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हुआ एक नॉर्मल, है ना, ये हुआ दूसरा नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहां पे सपोज हम कहेंगे जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये मान लो कि है सपोज समथिंग लाइक थीटा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल है, से सपोज दिस रिफ्रैक्टिंग एंगल इज अल्फा एंड हियर दिस एंगल अल्फा हुआ, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो सपोज यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो सपोज इसका वैल्यू दे दिए हैं सपोज बीटा, और मान लो कि यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, चलो इसको कहते हैं गामा। आई थिंक दिस इज विजिबल एंड यू पीपल आर एबल टू फॉलो इट। सर वो स्लैब के अंदर वाला जो भी लिखा है कुछ नहीं दिख रहा है। ओह वेरी गुड, देखा, मेरे को कैसे पता चल गया कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? अब दिखने लगा है, ओके। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे इस केस को, इस केस में आप देखोगे पॉइंट नंबर 1 में यहां पर कोई रे आ रहा है, थीटा है इंसिडेंट एंगल, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अल्फा है, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीटा है। तो अगर एट दिस पॉइंट, अगर हम देखेंगे पॉइंट ए में और पॉइंट बी में और पॉइंट सी के बात करेंगे, तो स्नेल्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं एट पॉइंट ए तो आपको मिलेगा, मैं सबका अलग अलग म्यू ले लेता हूं, से इट इज म्यू 0, दिस इज म्यू 1, दिस इज म्यू 2 और इधर फिर से है म्यू 0 सपोज। तो हम कहेंगे इसमें म्यू 0 इंटू साइन थीटा, ठीक है, म्यू 0 इंटू साइन थीटा, एंगल स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, म्यू 0 इंटू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन अल्फा। हाँ सर, ये बात सही है। एट बी अगर देखेंगे, बी में देखेंगे तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल अभी क्या हुआ है, अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीटा, तो हम कहेंगे म्यू 1 साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू 1 साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
बी इक्वल टू म्यू 2 साइन म्यू 1 साइन अल्फा, सॉरी म्यू 1 साइन अल्फा अगर लिखेंगे, ठीक है ना, म्यू 1 साइन अल्फा अगर लिखेंगे तो म्यू 2 साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल अल्फा है, यहाँ पर एंगल बीटा है, म्यू 2 साइन बीटा। अगर सी में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू 2 साइन बीटा, क्योंकि ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी तो बीटा है, तो हम कहेंगे म्यू 2 साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू 0 साइन गामा। क्या ये फिगर ठीक से समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ का अंदर का फोटो को भगा देता हूँ, सो दैट इट विल बी इजी ऑन योर पार्ट टू रिकॉग्नाइज। शायद देखता हूँ, शायद अभी ये ठीक दिखेगा। यस 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 यस, हाँ मेरे ख्याल से अभी ये ठीक से दिख रहा है ना। अभी ये जो रे आया था ब्लैक वाला रे, व्हाइट वाला रे, ऐसे आया, it was coming like this, then it was coming like this and it was going like this। क्या अभी ये चीजें सारे ठीक से दिखाई दे रहा है? यस यस यस। अब अगर ये बात है तो देखो इसमें, हाँ ये बात है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, म्यू 0 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हो गया अल्फा, म्यू 1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन बीटा। अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी तो बीटा ही होगा, है ना, ये एंगल भी बीटा ही होगा, तो आप कहोगे म्यू 2 इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू साइन गामा। अब देखो इस सारा स्टेटमेंट को क्या मिल रहा है, म्यू 0 साइन थीटा साइन अल्फा, म्यू 1 साइन अल्फा के साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है। क्या पता चल गया इसमें से? दो चीज, दो कंक्लूजन आया। पहला कंक्लूजन हुआ ये, in each slab और in each medium और for in की जगह लिखेंगे for each medium। हर एक मीडियम में एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज हुआ, for each medium the product mu sin theta is a constant। देखो म्यू 0 साइन थीटा जितना हुआ, म्यू 1 साइन अल्फा उतना हुआ, म्यू 2 साइन बीटा भी उतना ही हुआ, म्यू 0 साइन गामा उतना हुआ। तो कोई भी मीडियम में, जैसे अलग अलग मीडियम से जा रहा है, corresponding medium into sine of the incident angle is a constant when there are a number of slabs in contact। दूसरा चीज क्या समझ में आ रहा है, देखो तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि म्यू 0 साइन थीटा म्यू 1 साइन अल्फा हुआ, म्यू 1 साइन अल्फा म्यू 2 साइन बीटा हुआ, म्यू 2 साइन बीटा म्यू 0 साइन गामा हुआ, तो कंपेयर करें तो क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन गामा। दैट मींस फाइनल इमर्जेंट रे मतलब गामा और थीटा बराबर है। क्या कंक्लूजन मिल गया, गामा इज इक्वल टू थीटा। अब कहोगे गामा इज इक्वल टू थीटा, मतलब ये थीटा जितना होगा ये गामा उतना ही होगा, मतलब ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल कर रहा है ये भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल कर रहा है, मतलब दोनों रे पैरेलल है। तो हम कहेंगे फाइनल इमर्जेंट रे is parallel to the incident ray। समझ में आया क्या? पहला जो इंसिडेंट रे आया था, फाइनली जो इमर्जेंट रे निकला, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और पहले मैं इसके ऊपर बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सपोज हम कहेंगे here are a number of slabs with their refractive indices given, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा करके दिया होगा, फिर ऐसे देगा ऐसा करके कोई रे आ रहा है, ऐसा करके कोई रे आ रहा है, फिर वो ऐसा रे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसा निकल रहा है, और हर जगह इंसिडेंट एंगल दिया रहेगा। सपोज हम कहेंगे मैं थोड़ा इस फिगर को ब्रॉडन कर देता हूं सो दैट आई कैन विजुअलाइज प्रॉपर्ली, ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्ली अभी दिखा सकता हूं। अभी देखो इसमें सपोज हम कहेंगे यहाँ पे दिया है, ये एंगल दिया है सपोज 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल नहीं दिया, तो ये एंगल भी नहीं दिया, ये एंगल दिया है, कितना दिया है, दिस एंगल इज गिवन
ये एंगल दिया कितना है से, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और दिया है कि बाहर वाला मीडियम का μ0 है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ठीक है, ऐसा करके दिया है। तो ये फिगर को देख के बताना है कि आपको देखना, ये एंगल 30 डिग्री दिया है, ऐसे करके दिया है। आपको पूछा है कि व्हाट इज μ3 इन टर्म्स ऑफ μ0, μ0 का वैल्यू अगर मालूम है, अगर इट इज इन टर्म्स ऑफ μ0, क्वेश्चन क्या दिया होगा, फाइंड μ3 इन टर्म्स ऑफ μ0, ऐसा करके क्वेश्चन दिया होगा। आप जानते हो कि हर एक मीडियम में द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज सेम। ये मीडियम में μ0 sin 60 जितना होगा, यहाँ पर ये कितना एंगल है मालूम नहीं है, कॉल दिस एंगल टू बी x, सो आई कॉल दिस एंगल टू बी y, तो आपको μ1 sin x उतना ही होगा, μ2 sin y उतना ही होगा, μ3 sin थीटा उतना ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यू इंटू, सोल्यूशन कैसे करेंगे, म्यू इंटू और μ0 इंटू sin 60 इज इक्वल टू μ3 इंटू sin 30। तो μ3 कितना हो गया, μ3 कितना हो गया, √3 μ0, सो μ3 इज √3 टाइम्स। आर यू गेटिंग? तो ऐसे करके बीच के डाटा नहीं दिया है, उसके बावजूद हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, तो हमें समझ में आना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड sin थीटा इन ईच मीडियम इज सेम एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू ट्रेस द पाथ अगर म्यू बदल रहा है। अगर म्यू कोई होमोजेनियस मीडियम नहीं है, नॉन होमोजेनियस मीडियम है, अब म्यू इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ए फंक्शन, कोई फंक्शन दिया उस फंक्शन में बदल रहा है, तो ग्राफ कैसे जाएगा उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द पाथ भी हम निकाल सकते हैं। फिलहाल तो हम नहीं निकाल रहे, ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या? ये पॉइंट सबको समझ में आया यहाँ पे? यस। तो पहला पॉइंट हम देख लिए, व्हेन ए नंबर ऑफ स्लैब्स आर इन कांटेक्ट यू फाइंड दैट the product of mu and sin theta in each medium is same. Second is the incident ray and final emergent ray are parallel. ठीक है। Let us go for note point number 2. अब मैं निकालना चाहता हूँ what is apparent depth। अगर बहुत सारे स्लैब्स रखे हुए हैं, what will be the apparent depth हम निकालना चाहते हैं। So apparent depth, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे थे, dA इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू रियल डेप्थ, ठीक है। और क्या देखे थे, टू द ऑब्जर्वर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन हिज मीडियम, अपना मीडियम में है, ठीक है। मछली को लगता है कि चिड़िया पानी में उड़ रहा है और चिड़िया को लगता है मछली हवा में तैर रहा है, क्योंकि एक को दूसरे का मीडियम नहीं दिखता है, मीडियम इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मीडियम को देख नहीं सकता। ये नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस नॉलेज को थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, ये हमें मालूम है। अब मैं एक केस लेता हूं, सपोज हियर इज ए स्लैब एंड से देयर आर सेवरल अदर स्लैब्स आल्सो। मैं आपको जनरलाइज करके बता दूंगा। सपोज ये स्लैब है, ऐसे करके 3 स्लैब है और तीनों स्लैब का म्यू दिया हुआ है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है। सपोज ये थिकनेसेस भी दिया है, इनका थिकनेस है d1, इसका थिकनेस है d2, इसका थिकनेस है d3, ऐसे करके दिया है। एंड सपोज बाहर का मीडियम है μ0 और आप देख रहे हो कहीं यहां से, यू आर सीइंग योर ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर, कितना डिस्टेंस पे, d0 सपोज, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं यहीं रखा है। सपोज द ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, हियर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अब इसको देखने वाले एक ऑब्जर्वर नहीं है, चलो ढेर सारे ऑब्जर्वर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जर्वर ए हियर, कंसीडर एन ऑब्जर्वर बी हियर, सी हियर, डी, ई एंड एफ इज द फाइनल ऑब्जर्वर। हर एक ऑब्जर्वर को इसका डेप्थ क्या लगता है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑल दीज ऑब्जर्वर्स, ठीक है। ए को क्या लगेगा, कितने दूर पे, बी को क्या लगेगा, सी को क्या लगेगा, डी को, ई को, सबको हम निकाल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना,
आई एम गोइंग टू डिराइव ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, बाद में वो फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। ओके, नाउ डेप्थ, अपरेंट डेप्थ ऑफ, और हम लिखेंगे अपरेंट डेप्थ ऑफ, और विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू A is the first observer, apparent depth of O, ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ P दे देते हैं, apparent depth of P, apparent depth of P is equal to क्या, हमारा क्या फॉर्मूला था? आप कहोगे सेम मीडियम में है तो रिफ्रैक्शन तो नहीं हो रहा, वो सीधे सीधे बोलेगा कि डिजिटल डेप्थ D3, मान लो ये भी पानी में वो भी पानी में, तो कितना डेप्थ में बोलेगा D3 में, लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा? इट वाज म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू dr, तो हम कहेंगे म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना, म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इनटू dr, तो म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है? दोनों सेम मीडियम में μ3, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, वो भी μ3, और रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ इज D3, हाँ, तो क्या मिल गया? इट इज D3, जो हमें पहले से मालूम था। पानी के अंदर ऑब्जर्वर है, पानी के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, वो बोल रहा है कि D3 डेप्थ में, D3 इन वाटर, क्योंकि ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है? वाटर, तो A को लग रहा है कि P इज एट ए डिस्टेंस D3 इन वाटर, B को नहीं लगेगा, B कुछ दूसरा मीडियम में, दो इट इज क्लोज टू A, लेकिन दूसरा मीडियम में B को कुछ दूसरा दिखेगा। क्या दिखेगा? चलो देखते हैं। Now with respect to B, ठीक है, apparent depth of P, apparent depth of P is equal to, फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर का म्यू क्या है? μ2, ऑब्जेक्ट का म्यू क्या है? इट इज μ3 इनटू डेप्थ, रियल डेप्थ कितना है? यहां से यहां तक का रियल डेप्थ कितना है? B is at the boundary, close to the boundary, it is same D3 इन मीडियम, इन वाटर क्यों लिखा हूं यहाँ पे? थोड़ा सा मैं वाटर क्यों लिखा हूं, सॉरी, नॉट इन वाटर, मैं वाटर बोला तो वाटर लिख दिया, ये वाटर नहीं है, ये क्या मीडियम है? इन मीडियम μ3। अब इसको क्या लग रहा है? इट इज इन मीडियम, मीडियम μ2, तो इसी ऑब्जेक्ट A और B एकदम अगल बगल में खड़े हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, A है मीडियम μ3 में, B है मीडियम μ2 में। B को क्या लग रहा है? सॉरी, B को क्या लग रहा है? B को लग रहा है कि इसका डेप्थ है दिस मच इन मीडियम μ2, A को लग रहा है कि इसका डेप्थ है D3 इन मीडियम μ3। आर यू गेटिंग? दोनों को अलग अलग चीजें दिख रहा है, ठीक है। अभी B को लगा कि ये μ2 बाई μ3 इंटू D3 डिस्टेंस में है। चलिए आगे देखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू, नेक्स्ट अब कौन देख रहा था इसको? C देख रहा था। विथ रेस्पेक्ट टू C, द apparent depth of P क्या आएगा? देखो तो अब C को क्या लगेगा? C को लगेगा कि ये मेरे मीडियम में D2 प्लस B जो बोलेगा, B भी तो अपना मीडियम में है ना, B को क्या लग रहा है? ये कितना दूर पे है? ये डिस्टेंस पे। C को क्या लगेगा? यही लगेगा प्लस एक्स्ट्रा D2 लगेगा, क्योंकि C भी सेम मीडियम में है D2 हाइट में, तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? इट विल बी D2 प्लस क्या था ये क्वांटिटी? μ2 by μ3 into D3, so it is μ2 by μ3 into D3। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लगा डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय C। कौन सा मीडियम में लगेगा? C को क्या लगेगा? ये P कौन सा मीडियम में है? सेम मीडियम μ2 में है ना, तो हम कहेंगे इट इज इन मीडियम μ2, इन मीडियम μ2। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू D, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू D अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा? चलो लिखते हैं। किसका? P का देख रहे हैं। D को क्या लिखेगा? C, तो C के बगल में खड़ा है। C बोल रहा है कि μ2 मीडियम में ये मेरे से इतना दूर पे है। कितना दूर पे? इट इज एट ए डिस्टेंस दिस, ये डिस्टेंस पे। C बोल रहा है कि वो मेरे से D2 प्लस μ2 by μ3 into D3 डिस्टेंस पे है, तो D को क्या लगेगा? D को क्या लगेगा? D दूसरा मीडियम में,
और विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज दिस, वी हैव कैलकुलेटेड। तो डी को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर मीडियम बाय ऑब्जेक्ट मीडियम। अच्छा, तो ऑब्जर्वर मीडियम क्या है, μ1, नहीं डी कौन सा मीडियम में है, μ1 में, हाँ μ1 में। और सी को पूछो कितना दूर पे है ये, तो क्या कहेगा μ1 इन बाय ऑब्जेक्ट मीडियम μ2 कितना है ना, d2 प्लस μ2 बाय μ3 इंटू d3। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? डी ने सी को पूछा, बताओ तुमको क्या लग रहा है कितना दूर पे? सी बोलेगा कि ये मेरे से कितने डिस्टेंस पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस d2 प्लस μ2 बाय μ3 d3 इंटू d3। कौन सा मीडियम में? सी बोलेगा वो μ2 मीडियम में, तो डी उसी हिसाब से हिसाब लगाएगा। डी को क्या लगेगा, सी बोल रहा है कि μ2 मीडियम में ये मेरे से इतना दूर पे है, कितना दूर पे जो कैलकुलेट किए, तो डी को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर मीडियम बाय ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू डिस्टेंस। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सीन हियर। ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया μ1, सॉरी ऑब्जर्वर मीडियम हो गया μ1, ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया μ2, डिस्टेंस हो गया ये। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ई क्या होगा अपरेंट डेप्थ। ई को ध्यान से देखो, ई को क्या लगेगा, बोलेगा कि मेरा मीडियम में ऑलरेडी ये d1 नीचे है और ये d बोल रहा है कि और कुछ डेप्थ में है, तो ये डिस्टेंस उसके साथ जुड़ जाएगा। तो टू विथ रिस्पेक्ट टू ई इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ई इसका वैल्यू आ जाएगा d1 प्लस बाकी जो दिख रहा था, क्या दिख रहा था, μ1 बाय μ2 इंटू d2 प्लस μ2 बाय μ3 इंटू d3। सो ई को ऐसे दिखने लगा। ई को अगर ऐसे दिखने लगा तो एफ को क्या दिखेगा, एफ को भी कुछ दिखेगा, है ना, एफ को कुछ दिखेगा। तो कैसे दिखेंगे, चलो फॉर द टाइमिंग मैं इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करने के लिए थोड़ा केस को बदल देता हूं। चलो ये वाला बीच वाला पार्ट को भगा देते हैं। एफ मान लो कि जस्ट सरफेस में है, ये एफ इज हियर, कहां, जस्ट एट द क्लोज टू द सरफेस, यहां पे। एफ को क्या लगेगा, फाइनल ऑब्जर्वर को विथ रिस्पेक्ट टू एफ। एक पूछेगा ई को बताओ कितना दूर पे है, वो बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है मेरा मीडियम में है। मेरा मीडियम में क्या है, ये कौन सा मीडियम में, इन मीडियम μ1, इन मीडियम μ1। डी को क्या लग रहा था, ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में है, अपना मीडियम में, डी का मीडियम भी था इन मीडियम μ1, तो ये कहेगा इन मीडियम μ1। डी को लग रहा है कि मीडियम μ1 पे है, इतना दूर पे। ई को लग रहा है कि मीडियम μ1 पे है, इतना दूर पे। अरे अब हम एफ को पूछ रहे हैं, एफ को पूछ रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या होगा, व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ। अब ऑब्जर्वर मीडियम क्या हो गया, μ0, ऑब्जेक्ट मीडियम क्या हो गया, μ1। ये μ1 वाला ऑब्जेक्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है, ये डिस्टेंस पे है, तो रियल डेप्थ क्या हो गया, ये दैट इज d1 प्लस μ1 by μ2 into d2 plus μ2 by μ3 into d3। समझ में आ रहा है क्या? So this is what is the apparent depth. This is what is the apparent depth seen by F. ध्यान से देखना, this will give rise to a very simple formula. देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत एक सिंपल फॉर्मूला देगा आपको। Let us see, let us go to the next point and see what was the final apparent depth we have calculated. We have calculated what is the final apparent depth. अभी हम देखें ये, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करो तो मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, μ0 by μ1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो μ0 को बाहर छोड़ दो, अंदर क्या आ गया देखो तो d1 by μ1 प्लस ये μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो μ1 जाएगा, रहेगा 1 by μ2, 1 by μ2 मल्टीप्लाई टू d2, d2 by μ2, 1 by μ2 मल्टीप्लाई टू दिस, d3 by μ3। अरे वाह, वेरी सिंपल है, सिंपलीफाइड फॉर्मूला आ रहा है सामने, है कि नहीं? तो इफेक्टिव अपरेंट डिस्टेंस E is given by, इफेक्टिव अपरेंट डिस्टेंस is given by ऑब्जर्वर मीडियम का mu into d1 by μ1 plus d2 by μ2 plus d3 by μ3 and so on। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया फॉर्मूला। यस, अगर आपको इसे बढ़िया से समझ में आ रहा है,
तो बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि जो डिराइवेशन में किया उसको देख के आप कंफ्यूज मत हो, वो आपको नहीं चाहिए ज्यादा। हमें क्या चाहिए, ये फॉर्मूला देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हम कहेंगे यहाँ पर दो मीडियम है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक मीडियम है, ये एयर है μ0, और ये मीडियम का μ1 दिया हुआ है कितना, से इट इज 3/2, और ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम का दिया हुआ है कितना म्यू इज सपोज 4/3, सपोज दिया है कि ये 12 सेंटीमीटर है, और ये सपोज समथिंग लाइक 10 सेंटीमीटर है, हाँ, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ से दिख रहा है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, से इट इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जर्वर एट ए हाइट 5 सेंटीमीटर अबोव द टॉप सरफेस, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट। क्या आप मुझे बताने की कोशिश करोगे कि क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा इसको मैं कंप्रेस कर देता हूं सो दैट आई कैन इजीली विजुअलाइज, यस, ये हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज apparent depth or find distance of object as seen by observer, object A as seen by observer, or distance of object A as seen by observer B, ऐसे करके दिया। फॉर्मूला इज सो सिंपल, थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर B है, यहां पर कुछ गैप है 5 सेंटीमीटर का, सोचो कि एक स्लैब है जो जिसका कौन सा मीडियम का, μ0 मीडियम का एक स्लैब है। अपरेंट डेप्थ का सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे साथ होता है म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम इनटू d1 बाय μ1, d2 बाय μ2, d3 बाय μ3, ऐसे करके फॉर्मूला डालते जाएंगे, है ना, जितना मीडियम है सबके लिए ऐसे वैल्यू निकालेंगे और जोड़ते जाएंगे। ऑब्जर्वर मीडियम का म्यू क्या है, इट इज μ0, ओके। पहला क्या है, यहाँ पर कुछ गैप है, मतलब इट इज एयर स्लैब ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, d1 मतलब 5 बाई उसका करेस्पॉन्डिंग μ1 क्या है, μ0, प्लस d2 कितना है 10, उसका करेस्पॉन्डिंग म्यू 3/2, प्लस d3 कितना है 12, उसका करेस्पॉन्डिंग म्यू 12 का करेस्पॉन्डिंग म्यू कितना है 4/3, मिल गया अपरेंट डेप्थ, सो सिंपल। μ0 इज 1, ओ ये भी बोल सकते हैं कि सारा चीज पानी में डूबा हुआ है, तो ठीक है, ऊपर से देखो अकॉर्डिंगली μ0 की जगह μ0 वाटर का ले लेना, है ना, तो यहाँ पर अगर ले लेंगे सिंपलीफाई करके देखेंगे जो कैलकुलेशन आएगा, μ0 की जगह 1 डाल दो, इट इज कमिंग 5, it is coming 5 plus 20/3 plus 36/4 is 9, so 62/3 सेंटीमीटर। तो अगर B को पूछेंगे A का डिस्टेंस तुमसे कितना है, वो कहेगा 62/3 सेंटीमीटर इन द मीडियम μ0, क्योंकि उसको दूसरा मीडियम्स दिख नहीं रहे हैं। क्या समझ में आया, फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स कैसे निकालते हैं इफेक्टिव अपरेंट डेप्थ, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। बस समझ में आ गया तो बढ़िया है, क्योंकि जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ऑब्जर्वर ऑलवेज फील्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन हिज मीडियम, क्योंकि बी को पूछेंगे यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम है क्या, वो बोलेगा कहाँ है, दिख तो नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स कैन नॉट बी सीन, लाइट पासेस थ्रू, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन होता है थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, तो दैट रिफ्लेक्टेड रे कैन नॉट बी कॉट। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया डायरेक्ट। तो आज मैं जितना आपको मेहनत किया बताने के लिए, समझाने के लिए, वो सारा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको करना है ये मेथड ऐसे लगाना है। अब खाली आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस देखने के लिए मैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और आंसर आप बनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
सपोज हम कहेंगे यहां पर 2 स्लैब है, ठीक है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, और ये दोनों स्लैब का जो थिकनेस है वो अलग अलग है। सपोज चलो मानते हैं बराबर ले लेते हैं, थिकनेस d है, थिकनेस d है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, कहाँ से, बाहर मीडियम से। The observer is somewhere here। ध्यान से देखना, इस बाउंड्री के नीचे रखा है कि ऊपर रखा है। और चलो थोड़ा मैं केस बदल भी देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है O और इसको कहते हैं A, और कोई दूसरे को यहाँ पर जो रखा है उसको कहते हैं B, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O as seen by A and B। A को क्या लगेगा, B को क्या लगेगा, बस आपको छोटा सा एक फॉर्मूला है लिखना है, ठीक है। राइट इट नाउ। अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट as seen by A, सॉल्यूशन लिखते हैं as seen by A। क्या लिखेंगे, अपरेंट डेप्थ फॉर्मूला हो गया म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम इनटू d1 by μ1 d2 by μ2 एंड सो ऑन। ऑब्जर्वर मीडियम क्या है, μ0, d1 by μ1, d1 कितना है, ये तो इसके पास में, इसका कोई थिकनेस नहीं है, इट इज ऑलरेडी अटैच्ड। अगर दूर पे होता तो वो थिकनेस को लेते, ये तो इसके पास है। पहला क्या है d, इट इज d by μ2, दैट्स ऑल। A seen by B, फॉर्मूला क्या कहेंगे, अपरेंट डेप्थ। अब देखो B देख रहा है, ऑब्जर्वर मीडियम μ1 इनटू d1 by μ1, d1 क्या है, ये μ1 क्या है, μ1, इट इज d by μ1 प्लस ये d by μ2, दैट इज समझ में आया। तो μ1 अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया d μ1 by μ2। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? यस। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ म्यू इक्विवेलेंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। चलो मानते हैं कि यहां पर कोई एक स्लैब है और यहां पर कोई एक दूसरा स्लैब है, इनका थिकनेस कुछ अलग अलग है। चलो मानते हैं कि इसका थिकनेस है d1, इसका d2, इसका μ1, इसका μ2, और ये बाहर का मीडियम है μ0। मैं इसको इक्विवेलेंटली एक सिंगल स्लैब से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। सिंगल स्लैब मतलब मैं जो स्लैब लेने वाला हूं उसका थिकनेस होगा d1 प्लस d2, तो इक्विवेलेंट म्यू क्या होगा, सो दैट आई विल गेट द सेम इफेक्ट, ठीक है। ये μ0 है, मतलब यहां से देखेंगे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ जो दिखेगा, यहां से देखेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ दोनों ही केस में A से और B से बराबर दिखना चाहिए, तब हम कहेंगे ये इन दोनों मीडियम का इक्विवेलेंट म्यू है। समझ में आ रहा है क्या? हमें इक्विवेलेंट म्यू निकालना है। ये μ1 थिकनेस है d1, ये मीडियम μ2 थिकनेस है d2। हो सकता है कि और भी मीडियम है यहाँ पे, मैं दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल स्लैब बना दिया हूं जिसका थिकनेस है d1 प्लस d2। क्या होना चाहिए म्यू इक्विवेलेंट, कैसे पता करेंगे? A को O का डेप्थ जो लगेगा, B को भी O का डेप्थ वही लगेगा, तो हम कहेंगे ये जो म्यू निकलेगा वहां से, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट है। चलिए, फॉर इक्विवेलेंट म्यू, ये डिराइवेशन आता है बोर्ड में, टू फाइंड द इक्विवेलेंट म्यू, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट म्यू व्हेन टू स्लैब्स आर इन कांटेक्ट, ठीक है। फॉर इक्विवेलेंट म्यू, the apparent
apparent depth of object O as seen by A and B must be same। ये समझ में आया, ये अपरेंट डेप्थ बराबर होना जरूरी है, तब कहेंगे वो इसका इक्विवेलेंट है। अपरेंट डेप्थ ए को पूछते हैं, बी को पूछते हैं, दोनों का अपरेंट डेप्थ को इक्वेट कर देते हैं। ए को पूछो, ए का तो अपरेंट डेप्थ एज सीन बाय ए, डी अपरेंट एज सीन बाय ए इज इक्वल टू डी अपरेंट एज सीन बाय बी। ए को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर मीडियम इंटू d1 by mu1 plus d2 by mu2, d1 by mu1 d2 by mu2, जो फॉर्मूला निकलेगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। b को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर मीडियम इंटू d1 plus d2 by mu इक्विवेलेंट। ऑब्जेक्ट मीडियम, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो अब देखो सिंपलीफाई करो, ये जो चीज आ रहा है उसको थोड़ा मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, म्यू जीरो तो कैंसिल हो गया, इसको मैं ऐसे लिखूंगा समेशन ऑफ डी आई बाय म्यू आई इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा ऊपर वाले को, समेशन ऑफ डी आई मतलब d1 plus d2 plus d3 plus d4 and so on by mu equivalent। और यहां से आपको mu equivalent का फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया mu equivalent का फॉर्मूला? इट कम्स आउट टू बी mu equivalent is equal to, देखो क्या आ रहा है, it is summation of di by summation of di mu i, it is equal to summation of di by summation of di by mu i। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इक्विवेलेंट म्यू निकालने का। अगर मैं आपको एक मीडियम देता हूं जिसका थिकनेस है मान लो कि 4 सेंटीमीटर और दूसरा मीडियम देता हूं जिसका थिकनेस है मान लो कि ये कम समथिंग लाइक से 8 सेंटीमीटर और इसका दिया है म्यू दिया है 1.5, सपोज इसका म्यू दिया है 2, ऐसे दिया है, आपको म्यू इक्विवेलेंट निकालना है। तो म्यू इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन ऑफ डी आई मींस 4 प्लस 8, और भी एक तो जोड़ देता हूं, चलो 3 तो जोड़ देते हैं, डोंट कंफ्यूज, 4 प्लस 8 और इसको 8 की जगह 6 कर लेते हैं, 8 की जगह 6 कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा। इसको कर लेते हैं 6 और इसको कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसका म्यू दिया है कितना, से इट इज 4/3 और कुछ भी 1.4/3 मतलब 4/3, चलो तो 4/3 तो 4/3 दे देते हैं, ठीक ऐसा दिया है। म्यू इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन ऑफ डी आई मतलब 4 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई d1 by mu1 समेशन ऑफ di mu i मतलब 4/2 प्लस 6/1.5 प्लस 10/4/3। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी, ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 2 प्लस 4 6 प्लस 30/4, ठीक है 30/4 होता है 15/2, 15/2 होता है 27, ऊपर गया 40/27। So the equivalent mu for this combination of 3 slabs is 40/27। क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes sir। नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग TIR कहेंगे, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन चैप्टर में आता है तो कभी कभार TIR को बच्चे गलती से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ये बात है रिफ्लेक्शन का।
चलिए समझते हैं कि क्या होता है जब लाइट किसी एक डेंसर मीडियम से किसी एक रेयर मीडियम में जाता है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक रेयर मीडियम है μ1 और ये एक डेंसर मीडियम है μ2 which is more than μ1. Suppose I say here is a source of light. यहाँ से लाइट निकल के चारों तरफ जा रहा है। well, अगर यहाँ से कोई लाइट निकल के ऐसे गया तो that will not undergo any refraction, ये ऐसे निकल जाएगा। अगर रे ऐसे आया तो as it is going to the rarer medium तो क्या होगा, it will bend away from the normal, ऐसे करके चले जाएगा। So what you find, the angle of refraction is more than angle of incidence. अगर लाइट रे आके यहाँ पे कहीं गिरा, यहाँ पे गिरा तो इंसिडेंट एंगल बढ़ गया तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? So as you go for different points here at the boundary for different rays, we will see जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। ग्रेजुअली बढ़ने के कारण I बढ़ने के कारण R भी बढ़ रहा है, लेकिन R ज्यादा है I कम है, नहीं? तो अब देखोगे कुछ दूर जाने के बाद ऐसा ही सिचुएशन आएगा कि पहले R हो जाएगा कितना 90 डिग्री। R कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यू सी R का वैल्यू बढ़ते 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 क्या हो गया, इट बिकेम 90 डिग्री। At certain angle of incidence you find this refracted ray is parallel to the boundary. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे भी ज्यादा हो गया, you see एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे भी ज्यादा हो गया तो you will find a very interesting phenomenon, that is the ray will no more refract to the other medium. होगा क्या, it will undergo a reflection here. रे और बाहर नहीं जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ते गया, कब, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा था। ये बताना बहुत जरूरी है। ऐसा फेनोमेनन तब होता है जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा था, जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने लगा, लेकिन रेयर मीडियम में R का वैल्यू डेंसर मीडियम का I का वैल्यू से ज्यादा था। I बढ़ाने लगे तो R बढ़ने लगा। R पहले पहुंच गया 90 जब I नहीं पहुंचा था। समझ में आया? उसके फर्दर आगे जाएंगे तो अगर इंसिडेंट एंगल को उससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो दैट रे रिफ्लेक्ट्स इन। देन where from this total internal reflection comes। ये केस में, हर एक केस में आप जानते हो कि जब भी लाइट किसी दो अलग अलग मीडियम की बाउंड्री पे पहुंचता है, पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट्स एंड पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स। रिफ्रैक्शन may or may not take place but reflection always takes place। तो क्या होगा इस केस में, जब रे ऐसे जा रहा था, यहां से कुछ रे वापस आ रहा था, यहां से जब रे ऐसे जा रहा था, there was a small reflection here also, here was also a reflection। even when the ray was going like this, a part of light was going like this, but here all the light are going like this, no refracted ray। Refracted ray is missing at this point, but at all other points refraction was there, and at every point reflection was there। So whenever light reaches the interface between two different medium, reflection is a compulsory phenomenon। Refraction may or may not take place। रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, अब सोचो कब नहीं होता है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, when light is incident normally at the boundary। not only that when light is incident at certain angle beyond this value, ये जो एंगल है इसको हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल बाद में। when incident angle is more than critical angle, I is greater than critical angle, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? They will ask you write two conditions under which when light passes from one medium to other there will be no refraction। एक तो हुआ when light is incident normal to the boundary, दूसरा हुआ when light is incident from the denser medium to the rarer medium, it is trying to go, and in the denser medium the incident angle is more than C। C क्या है? critical angle। critical angle क्या है? that angle at which no light emerges out to the other medium, the ray or the refracted ray is having a refracting angle 90 degree। critical angle क्या हुआ? the incident angle in the denser medium for which the refracting angle in the rarer medium is 90 degree। और total internal reflection कब हुआ? when incident angle is more than the critical angle। तो ये हो गया हमारा total internal reflection का phenomenon। क्या सबको समझ में आया?
Yes, yes. यस, तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा लिखेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो चीज अभी देखे उसी को खाली लिस्ट कर लेंगे। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ए denser medium to a rarer medium the refracting angle in rarer medium रिफ्रैक्टिंग एंगल किसमें देख रहे हैं? रेयर मीडियम में। इज मोर देन द इंसिडेंट एंगल को आई कहेंगे। इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम thus by increasing incident angle the refracting angle, by increasing incident angle the refracting angle quickly approaches to 90 degree. Quickly approaches to 90 degree. ये बात हमको समझ में आ गया, क्योंकि R I से बड़ा है, I को बढ़ाते जाएंगे, R बढ़ते जाएगा और आप देखोगे वो पहले 90 डिग्री में पहुंच जाएगा। कौन? R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। खैर, पॉइंट नंबर 2, the incident angle in denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is is called the critical angle. C. तो जब भी आपको कोई क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि when light moves from a denser medium to rarer medium, दिस पार्ट को तो हजम लिखना है। When light moves from a denser medium to rarer medium, the incident angle in the denser medium for which the refracting angle is 90 degree is called critical angle। मतलब अगर हम कहेंगे ये μ1 है, ये μ2 है, μ2 μ1 से ज्यादा है, कोई लाइट रे A से आया, कोई लाइट रे अगर A से आया, कोई लाइट रे A से आया, आने के बाद A से निकल गया, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। द कॉरेस्पॉन्डिंग इंसिडेंट एंगल जो भी है ये, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? तो ये क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है? पॉइंट इसमें लिखेंगे 8 क्रिटिकल एंगल of incidence, no light emerges out to the denser medium। ठीक है, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है? हो रहा है, हम नहीं दिखा रहे हैं। रिफ्लेक्शन इज देयर ऑलवेज For any angle of incidence, reflection is there। मैं पहला फिगर में आपको दिखाने की कोशिश किया था,
पहला फिगर में दिखाया था, हर केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में नहीं निकल रहा है, कब? व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अच्छा, तो हमें क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करना है। वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें क्रिटिकल एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहां पर। बाय स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ आप क्या कहोगे? μ1 sin 90। क्यों? क्योंकि एंगल अभी 90 डिग्री है। μ1 sin 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ1 sin 90 इज इक्वल टू μ2 sin c, क्योंकि I क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो इसमें से sin c का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया sin c। द क्रिटिकल एंगल इज ऑलवेज गिवन बाय sin 90 तो 1 है, इट इज μ1 बाय μ2। तो आपको अगर निकालना है, क्या बताओ? आपको अगर निकालना है क्रिटिकल एंगल तो फॉर्मूला क्या करेंगे? इट इज μ1 बाय μ2। कभी कभार अगर दो मीडियम दिया रहेगा, μ1 और μ2 दिया रहेगा, फाइंड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम, तो हम किसको μ1 लेंगे किसको μ2 लेंगे भूल जाते हैं, गड़बड़ हो सकता है। ध्यान रखना, sin c is always less than 1, so the smaller value should be in the numerator, bigger value should be in the denominator, or it is mu for the rarer medium by mu for the denser medium। ये याद रखना। समझ में आया क्या? अगर मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछता हूं, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट फॉर सिर्फ अपन एग्जांपल, फॉर द इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड ग्लास, वाटर का म्यू कितना? म्यू डब्ल्यू आपको मालूम है कि 4/3, एंड ग्लास का म्यू कितना है कि इट इज 1 म्यू फॉर ग्लास इज 3/2। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? ड्रॉ रे डायग्राम to show critical angle, to show the critical angle। आपको दो चीज पूछा गया है। क्या पूछा गया? एक तो रे डायग्राम करना है, दूसरा पूछा है क्रिटिकल एंगल कितना है। इंटरफेस किसके किसके बीच में? ग्लास एंड वाटर। ग्लास का म्यू कितना दिया है? 1.5, वाटर का 1.33, मतलब रेयर मीडियम कौन है? वाटर। डेंसर है ग्लास। ध्यान रखना, आपको ग्लास को नीचे लेना है और वाटर को ऊपर लेना है, या फिर कहीं भी लेना है। इंसिडेंट रे को ग्लास की मीडियम से शुरू करना है। द इंसिडेंट रे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द डेंसर मीडियम और उसको ऐसे दिखाना है। इसलिए रे डायग्राम करते वक्त देखना है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है, दैट इंसिडेंट एंगल इज बिटवीन इन द ग्लास मीडियम। ये हो गया क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? अगर वाटर से करके दिखा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या पूछा है? सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी निकालना आसान है। हम कहेंगे सॉल्यूशन में sin c इज μ1 बाय μ2, छोटा वाला म्यू, मतलब म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। तो म्यू फॉर द रेयर मीडियम क्या था? 4/3, म्यू फॉर द डेंसर मीडियम क्या था? 3/2, so it is coming out to be 8/9, or the critical angle is sin inverse of 8/9। क्या चीज समझ में आ रहा है? क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं, रे डायग्राम भी हमें समझ में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चीज समझ में आ गया है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? When light moves from a denser medium to a rarer medium, the refracting angle in rarer medium is more than the incident angle in denser medium। तो अगर इंसिडेंट एंगल को ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल बढ़ेगा, लेकिन पहले रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री में पहुंच जाएगा। ठीक है, इफ द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड,
तो यू विल फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल क्विकली अप्रोचेस टू 90 डिग्री। फिर क्या हो रहा है? हो रहा है ये कि द इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। जो इंसिडेंट एंगल के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा रेयर मीडियम में 90 डिग्री, उस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में क्या हो रहा है? एनी रे कमिंग फ्रॉम दिस डेंसर मीडियम इज नॉट इमर्जिंग आउट टू दी रेयर मीडियम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस नो लाइट इमर्जेस आउट टू दी टू दी नहीं, आउट ऑफ दी लिखेंगे, आउट ऑफ दी डेंसर मीडियम। यहां से कोई लाइट बाहर नहीं निकलता है, उसी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है ना? तो आप ऐसे कह सकते हो। तो थोड़ा सा करेक्शन था, कर लो। आउट ऑफ दी में टू दी लिखा था। So by Snell's law we have seen applied angular laws of refraction here, and we could find sin c is equal to mu1 by mu2, that is mu for the rarer medium by mu for the denser medium। ये देख लिए। फिर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें समझ में आया। अभी तक हम लोग क्रिटिकल एंगल देखें, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, when light moves from कौन सा मीडियम से? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। when light moves from denser medium to rarer medium, if the incident angle obviously denser से rarer में जा रहा है, तो incident angle in the denser medium, the incident angle is more than critical angle, then critical angle the total light reflects back to the denser medium, obeying all laws of रिफ्लेक्शन। ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, सारे कोई भी दो अलग अलग मीडियम है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कभी कभार आप लोग ये एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे कि अगर ये मान लो किसी पॉन्ड में आप अगर कोई पत्थर को ऐसे गिरा दिए डूब जाएगा, ऐसे फेंके डूब जाएगा। इफ यू थ्रो इट एट सर्टेन एंगल यू विल सी इट बाउंसेस बैक, बट दैट हैपेंस व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम यहाँ पर पत्थर का वेलोसिटी ज्यादा था, है ना, ये डेंसर मीडियम था, वाटर वाज ए डेंसर मीडियम। और पत्थर को कायदे से फेंक पाओगे सर्टेन एंगल में या उससे ज्यादा एंगल में। इंसिडेंट एंगल अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा तो पत्थर टकरा के ऐसे उड़ जाएगा, उछल जाएगा, इट विल नॉट गोइंग टू। और एक पर्टिकुलर एंगल से कम कर देंगे तो पत्थर अंदर घुस जाएगा। सिमिलर फेनोमेनन यू आर सीइंग हियर आल्सो। तो क्या बोल रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? और इसको अच्छा ये इसको थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। दिस फेनोमेनन is called total internal reflection। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसको हम लोग प्यार से TIR कहते हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये टोटल वर्ड का सिग्निफिकेंस मैं बता चुका हूं। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द डेंसर मीडियम अगेन। Why we say total? Because for any angle of incidence we have seen there was a part of light reflecting back, there was a partial reflection taking place at all these places, partial reflection। आप चाहो तो फिगर में इसको आप मेंशन भी कर सकते हो। all these points you are getting partial reflection। ये सारा पॉइंट में क्या हो रहा है? ये सारा पॉइंट में ये हो रहा था, क्या हो रहा था? इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहां से यहां तक
इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था, यू सी क्लियरली पार्शियल रिफ्लेक्शन हर एक केस में हो रहा था, और कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा था, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था, कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो कि ये वापस आ रहा है, पार्शियल नहीं हो रहा है, सारा का सारा एनर्जी वापस आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस टोटल टर्म इज देयर। अच्छा, तो हम लोग ये सारा चीज देख लिए, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देख लिए। दैट मींस अगर कोई रे is incident on a interface between a denser and a rarer medium with the incident angle in the denser medium being more than the critical angle, तो क्या होगा, the entire energy will bounce back to the reflecting medium, the denser medium again, that is what is called total internal reflection। statements आते हैं और इसमें दो important definition आया, एक हुआ critical angle, दूसरा हुआ total internal reflection। critical angle क्या हुआ, लिखो हरदम कि when the ray is moving from a denser medium to a rarer medium, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। then the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree in the rarer medium is called critical angle। what is total internal reflection, when the light moving from denser medium to a rarer medium is incident at an angle more than the critical angle, then the total light energy bounces back or reflects back to the denser medium again, and the phenomenon is called total internal reflection। यहाँ पे मैं आपको बताना वाजिब चाहूंगा यहाँ पे कि आपको याद रखना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स कि फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस, ग्लास एंड एयर इंटरफेस, ठीक है, द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। मतलब अगर ग्लास और एयर का इंटरफेस है तो आपको दिया जाएगा कि कोई एक ग्लास मीडियम है और ऊपर एयर है और कोई रे ऐसे गिर रहा है तो मान लो कि दिया है कि यहाँ पे एंगल दिया है सपोज 60 डिग्री, कंप्लीट द रे डायग्राम। तो आपको देखना है कि एंगल इज 60 डिग्री व्हिच इज मोर देन 42 डिग्री। अगर ऐसे पूछा गया कंप्लीट द रे डायग्राम, ऐसे करके दिया है कंप्लीट द रे डायग्राम, तो डायग्राम को अगर कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये जो रे हम देख रहे हैं जो कि ऐसे जा रहा है, इट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री एंड यू क्लियरली सी 60 डिग्री इज मोर देन 42 डिग्री, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा, ऑल द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ओबेइंग ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 42 डिग्री देता तो हम इसको ऐसे ले लेते और एक रिफ्लेक्टेड रे थोड़ा सा दिखा देते। अगर 42 डिग्री से कम दिया है तो वी हैव टू सी ए शो ए रिफ्रैक्टेड रे ऑन द अदर साइड। समझ में आ रहा है क्या? तो कंप्लीट द रे डायग्राम मतलब कौन सा रे डायग्राम कंप्लीट है, तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। क्या मैं थोड़ा स्पीड में बताने से भी आप लोगों को वो समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि इजी ना, ये सब मेजॉरिटी चीजें आप लोग पहले से पढ़े हो, जानते हो थोड़ा थोड़ा, तो ये हो गया। दूसरा उसके ऊपर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, करना चाहेंगे कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है, कंप्लीट रे डायग्राम को कंप्लीट करना है। आई वांट टू ड्रॉ द रे डायग्राम, जस्ट अ मिनट, आई विल ड्रॉ हियर, आई हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। पूछा है, ये दिया है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल तो 90 डिग्री दिया है। आपको पूछा है कि कंप्लीट द रे डायग्राम। सपोज कंप्लीट द रे डायग्राम सिलसिले में हम लोग किसके बात करेंगे, कोई रे ऐसे आ रहा है। नाउ कंप्लीट द रे डायग्राम, हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस एंड हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस इट इज टेकिंग प्लेस, हाउ मेनी रिफ्रैक्शंस और रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस आपको बताना है। तो देखो, तो यहाँ पर ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, complete the ray diagram। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड में आता है, रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो जैसे ये रे आके पहुंचा यहाँ पे, क्या यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये ऐसे जाएगा। इधर आके पहुंचा, अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि टीआईआर होगा कि क्या होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन, ये मीडियम दे दिया होगा, इसमें ग्लास प्रिज्म है, क्या दिया है, ये ग्लास प्रिज्म है, मतलब यहाँ पे आपका C कितना है,
42 डिग्री। सी कितना है, ग्लास और एयर इंटरफेस में सी कितना है, 42 डिग्री। अच्छा ये बात है, अगर ये बात है तो सोचो कि मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल। क्या आप मुझे बता सकते हो इंसिडेंट एंगल क्या होगा एट द सरफेस? दिस एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है, ये नॉर्मल है तो ये 45 है। 45 का मतलब क्या कहोगे आप, इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, इट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। सो द रे विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना एंगल में आया है उतना ही एंगल में जाएगा। मतलब नॉर्मल के साथ 45 डिग्री क्या था, अब इधर को नॉर्मल के साथ 45 डिग्री करेगा, मतलब आपस में 90 डिग्री हो जाएगा। सो इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। समझ में आया क्या? ये कुछ ऐसे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आने के बाद क्या होगा, अगेन एट दिस इंटरफेस इट इज नॉर्मल इंसिडेंट, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, द रे विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस। क्या समझ में आया? अगर मैं केस बदल देता हूं, ठीक है, मैं दूसरा केस लेता हूं। अगेन आई आस्क यू टू कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम इन दिस केस। ये पहला केस दिया था, चलो सेम क्वेश्चन में दूसरा बना देते हैं, दूसरा बना देते हैं। हाउ इज द रे डायग्राम यू वांट टू कंप्लीट? ये है कोई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रिज्म है, ये भी ग्लास प्रिज्म है। क्या दिया है कि ये ग्लास प्रिज्म है और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। अब पहला केस में रे ऐसे आया था, दूसरा केस में सपोज हम कहेंगे ए रे इज कमिंग लाइक दिस, रे इज नॉर्मल इंसिडेंट ऑन दी स्लैंट सरफेस, स्लैंट सरफेस पे रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। अब इसका रे डायग्राम हमें कंप्लीट करना है, तो थोड़ा ये गंदे दिखने वाले चीजों को भगाते हैं यहाँ से, सो दैट यू कैन सी। ये चीज ऐसा है, ये क्या है, ग्लास, मतलब क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री, ये आपको मालूम है। ये ग्लास है, तो ठीक है। अब चलो कंप्लीट करते हैं रे डायग्राम। ये रे डायग्राम जब ऐसे आएगा अंदर, यहां पे पहुंचेगा तो देखते हैं रिफ्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन होगा कि क्या होगा, क्या होगा। वी ड्रॉ ए नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि यहाँ पर ये कितना एंगल करेगा, 45 डिग्री है कि नहीं? अगेन इट विल रिफ्लेक्ट क्या एंगल में, मेकिंग 90 डिग्री विद दिस। ठीक है, फिगर ठीक नहीं है तो दिख भी नहीं रहा है ठीक से। ये अब ये एंगल भी होगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे गिरा तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो फिर से यहाँ से 45 डिग्री करके चलेगा, मतलब ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो इट विल कम आउट लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो रे डायग्राम कंप्लीट करने वाले बात समझ में आया। 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आपको पूछा जाएगा बताओ ये कंप्लीट फिगर में अगर एक रे एक बार ऐसे घुस के निकल के गया, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस, हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर टेकिंग प्लेस? क्या यहाँ पर चेंज किया तो मीडियम चेंज किया तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा? हाँ हो रहा होगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 बार रिफ्लेक्शन हुआ है। उसमें से कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है? TIR 2 बार है, 2 बार पार्शियल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जब भी लाइट किसी एक मीडियम पे गिरता है, मीडियम की बाउंड्री पे कुछ लाइट वापस चले जाता है। रीडिंग तो हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस आर इनकरिंग हियर? यू से 4, बट आउट ऑफ दैट 2 आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 आर पार्शियल रिफ्लेक्शंस। समझ में आया? ये आपको समझ में आया? तो अब अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे गेस करो और बताओ कि कोई एक ऑब्जेक्ट, ये कोई एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है, ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास का है, और क्या दिया है यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और
यहां से आप देख रहे हो, यू आर लुकिंग फ्रॉम हियर, तो ऑब्वियसली द रेज विल कम योर आईज, है ना, ये आपकी आंखों में पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा। आपको क्या दिखेगा? व्हाट इज द इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर एट पी, पी में ऑब्जर्वर है, उसको क्या दिखेगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? जैसा है वैसे ही दिखेगा। दूसरा क्या दिया है? उल्टा दिखेगा। तीसरा क्या दिया है? ऐसा दिखेगा। चौथा क्या दिया है? ऐसा दिखेगा। कैसा इमेज दिखेगा अगर ये आदमी देख रहा है तो? अब रेज तो उसकी आंखों में आएंगे, उसको दिखेगा। कैसे दिखेगा? इमेज ऐसा ऐसा ए बी सी डी कैसे दिखेगा, आपको दिमाग लगाना है। मेक द रे डायग्राम, यहां से एक रे ले लो, लाओ इसके पास, यहां से एक रे ले लो, लाओ इसके पास, सी हाउ इट इज विजिबल। समझ में आया क्या? ड्रॉ करो रे डायग्राम और कोशिश करो निकालने के लिए कि आदमी को क्या दिखने वाला है। चलो देखते हैं क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे दिखेगा। मैं यहां से एक रे लेता हूं तो रिफ्लेक्ट करके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इसकी आंखों में आया। यहां से एक रे लेता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद इसे वापस आया। सो दोनों रे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे ये वाला रे यहाँ पे पहुंच रहा है तो उसको यहाँ पर दिखेगा ये वाला चीज, और ये टेल इसका कहां पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। सो इट लुक लाइक दिस। सो आंसर इज सी। समझ में आ रहा है क्या? ये कितना सिंपल है। तो अभी चैप्टर में हमारा ये रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर में बाकी क्या रह गया? एक तो है मिरर्स, दूसरा है रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और मिरर्स, ये दोनों को हम लोग अगले क्लास में खत्म कर देंगे। मैं पहले से न्यूमेरिकल तैयार करके रखूंगा तो जल्दी जल्दी सारा चीज हो जाएगा। हम लोग कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं किए, ऑल दोज न्यूमेरिकल्स विल बी सीन इन दैट क्लास। तो रिफ्रैक्शन को हम लोग अगले क्लास खत्म कर रहे हैं। कब? संडे। संडे वाला क्लास में विल फिनिश रिफ्रैक्शन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। सर आज